छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है वो गन्ने की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है और जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, वह भी इसके लिए उपयुक्त है। जैसे एक गन्ना एक नकदी फसल है, इसकी अच्छी खेती करके किसान जो है 3 से 4 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर सकल आय प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वह होता है भूमि का चुनाव, कि हमें गन्ने की खेती किस प्रकार की भूमि में करनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार की भूमि या सभी प्रकार की भू इस परिस्थिति जो है वो गन्ने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सबसे पहले गन्ने की खेती के लिए भूमि का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि मिट्टी थोड़ी गहरी हो, मतलब लगभग कि 50 से 60 सेंटीमीटर तक कोई कड़ी परत या चट्टान नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर पूरी मिट्टी होनी चाहिए, जिससे कि इसके जो जड़ हैं वह अच्छे से फैल पाए और गन्ना का विकास अच्छा हो। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है जल निकास। आजकल देखने में यह आ रहा है कि गन्ने की खेती लाभदायक होने के कारण से किसान भाई इसको धान वाले खेतों में भी लगा रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर कि जल भराव की स्थिति आ जा रही है और गन्ने का बढ़वार अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दें कि जहाँ कहीं भी गन्ने की खेती करना हो वहाँ जल भराव नहीं होना चाहिए, जल नहीं भरना चाहिए और जलों का निकास अच्छे से हो जाए। यदि किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो नाली बनाकर जलों को निकास करने की आवश्यकता है, जिससे कि गन्ने का बढ़वार अच्छा हो। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, धार्मिक, वैवाहिक, सामाजिक सभी तरह के कार्यक्रमों में फूलों की मांग पूरे वर्ष बनी रहती है। इसलिए फूलों की खेती करना एक लाभदायक व्यवसाय है। फूलों की खेती से न केवल आर्थिक लाभ होता है, बल्कि इसके आकर्षक रंग और मनमोहक खुशबू मन को शांति भी देते हैं। साथियों, जो किसान भाई फूलों की खेती कर रहे हैं, उन्हें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि किस मौसम में कौन से फूल लगाए जाएँ। अभी रबी का मौसम चल रहा है, इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि रबी के मौसम में किन किन फूलों को लगाया जा सकता है, जिससे किसान भाइयों को लाभ अधिक हो। इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच आए हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर टी तिर्की। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप भी पुष्प उत्पादक हैं या फूलों की खेती करना चाहते हैं और आपकी कोई समस्या हो, आप कुछ जानना चाहते हो, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर तिर्की, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में फूलों की खेती करने की कितनी संभावना है?
मैडम ऐसा है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो मौसम है ना, क्लाइमेट जिसको बोलते हैं जी, या हमारे छत्तीसगढ़ में भी फूलों की खेती के लिए अपार संभावना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मौसम है जैसे देखते हैं कि मतलब ठंड के सीज़न में ठंडी भी बहुत अच्छा पड़ती है और जी। गर्मी के सीज़न गर्मी भी पड़ती है, बरसात में भी बहुत अच्छा बरसात होता है। तो खास करके देखें ना तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी फूलों की खेती की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। जी। यदि किसान भाई उसको अच्छे प्लानिंग करके अगर मान लो खेती करते हैं तो निश्चित रूप से मैंने किसान भाई अच्छे मतलब मुनाफा कमा सकते हैं। जी जी। सर अभी रबी का मौसम चल रहा है, तो जो किसान भाई फूलों की खेती से जुड़ना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, फूलों की खेती करना चाहते हैं, वो किन किस्मों का चुनाव करें, कौन कौन से फूल लगाएं अभी? अभी जो रबी मौसम ठंड का मौसम की शुरुआत होने को जा रहा है अभी। जी जी। तो इस मौसम में खास करके देखते हैं कि इसमें अभी इस मौसम में बहुत सारे फूलों की खेती कर सकते हैं जी। यदि अगर मान ले किसान भाई व्यावसायिक दृष्टि से अगर मान ले करना चाहता है तो अपन देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में 12 महीना मतलब गेंदा के फूल की मांग रहती है और उसका दोनों तीनों सीजन में बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं। दूसरा अभी जैसे सेवंती की खेती कर सकते हैं। जी हाँ। और यानी आपका ग्लैडुलस की खेती कर सकते हैं, आस्टर की खेती कर सकते हैं जी। और यदि किसान भाई अगर मान लो जरबेरा की खेती अगर मान लो लगा चुके हैं तो उसमें अभी अच्छे यानी प्रबंधन करके उससे भी अच्छे फूल ले सकते हैं। जी जी। दूसरी चीज़ मैंने गुलाब का खेती भी कर सकते हैं, लेकिन गुलाब के साथ भी एक समस्या आती है कि वो खुले में मतलब बने अपन गुलाब की खेती करते हैं तो उतना अच्छा मतलब बने ये लंबे समय तक मतलब अपने को फूल नहीं मिल पाती है। अच्छा। आल्दो अपन देखते हैं कि घर आंगन में गुलाब की यानी जैसे गमले में लगा करके बहुत अच्छा उसका फूल का आनंद ले सकते हैं। जी जी। उसी टाइप से अभी अपन देखते हैं कि यदि अगर मान लो ग्लैडुलस लगाना चाहते हैं अभी बहुत अच्छा समय है। आस्टर लगाने के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है ऐसे करके। जी तो ये 4-5 प्रकार की जो फूल की खेने जो है ना उसकी खेती हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जी। बाकी अपने बगीचे में बाग में अगर आपको लगाना है तो और भी बहुत सारे ठंड मौसम के फूल हैं जैसे कॉस्मस हो गया, आपका डायंथस हो गया, पॉपी हो गया, कार्नफ्लावर, माने ये मतलब अपने घर आंगन में जगह है उसमें लगा करके अपनी सुंदरता को ले सकते हैं। लेकिन एक व्यावसायिक दृष्टि से इसका फूल मतलब बने तोड़ करके बाज़ार में बेचें ऐसा नहीं रहता है ये। जी जी। बाकी अपने घर आंगन में या बगीचा माने जो गार्डन है वहाँ पे लगा करके देखते हैं। सर एक साथी का फोन है, पहले सुन ले। हेलो 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 हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? भागवत निर्मलकर बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोला था। जी निर्मलकर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? अभी हम कौन सी फूल के खेती करी जेकर से हमरा लाभ ज्यादा हो अपना प्रश्न पूछिए। अभी हम प्रजाति लगाई जेकर से हम लाभ ओकर से मुनाफा हुआ है। जी जी। अभी ये कौन सी पुष्प लगाएं जिससे उनको लाभ हो? अच्छा, अभी देखिए मैंने निर्मलकर साहब मानूँ कि यानी अभी गेंदा भी लगा सकते हैं, ये बहुत जल्दी हो जाता है, कम से कम 45 से 50 दिन में फूलना शुरू हो जाता है। और दूसरा ग्लैडुलस लगा सकते हैं और सेवंती यदि अगर आपके पास यानी कहीं नर्सरी से आप यानी उसका तैयार पौधा लगा मैंने व्यवस्था करके लगा सकते हैं तो इसका भी फूल बहुत अच्छे आ सकते हैं अभी ऐसे करके। जी। आस्टर की खेती कर सकते हैं लेकिन उसके लिए अभी बीज डालने का समय आ रहा है। अच्छा। तो ये 3-4 जो बताया ना इसको अगर मान लो मैंने लगा करके उसका अच्छा प्रबंध करेंगे तो निश्चित है कि इससे बहुत अच्छा मैंने मुनाफा कमा सकते हैं। जी जी जी। सर घर में लगाने के लिए तो हम 1-2 पौधे नर्सरी से ले आ सकते हैं, लेकिन जो किसान भाई व्यावसायिक रूप से इसकी खेती करना चाहते हैं उन्हें नर्सरी किस तरह से तैयार करनी चाहिए? अच्छा। पौध कैसे तैयार करें? देखिए मैंने नर्सरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है मैंने किसी भी फसल का, जैसे खास करके अपन देखते हैं आप धान्य फसल की तरफ जाएं या फिर सब्जी बाजी की तरफ या फूलों की खेती की तरफ। जी जी। तो ये नर्सरी जब तैयार करते हैं तो ये 2 प्रकार से करते हैं जी। एक तो बीज के द्वारा। अच्छा। और दूसरा एक मतलब बने जिसको हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसको बोलते हैं उसका मैंने उसका तना से ही पौधा तैयार करते हैं। अच्छा। है ना। तो खास करके जैसे मैंने बोला कि गेंदा और आस्टर इसका तो बीज के द्वारा पौधा बहुत अच्छा से बना सकते हैं। जी जी। दूसरा चीज़ जैसे कि सेवंती का पौधा होता है या डहलिया का पौधा होता है तो उसका या तो उसके कांड से बनता है या उसका
ऊपरी तना से कटिंग के द्वारा पौधा बनाया जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये यानी यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि किसान भाई जब बीज के द्वारा जब नर्सरी में पौधा बनाता है, तैयार करता है, तो वहाँ कुछ चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अन्यथा क्या होता है कि यानी समय पे हम नर्सरी तैयार नहीं कर पाते हैं, तो समय चूकने के बाद में हमको मुनाफा कम होते हैं। खास करके यदि हमको बीज के द्वारा अगर तैयार करना है तो सबसे पहले हमारा जहाँ पे यानी जो हम नर्सरी की क्यारी बनाएंगे वो खुला जगह होना चाहिए। अच्छा। और जहाँ तक हो सके कि बहुत गहरी मिट्टी भी नहीं होना चाहिए। अगर गहरी मिट्टी है तो उसमें गोबर खाद और रेत मिला करके उसको थोड़ा भुरभुरा बना सकते हैं। जी जी। आजकल मतलब बने केचुआ खाद मिल रहा है, ये बहुत अच्छा होता है। तो उसको जब नर्सरी की जो क्यारी बनाते हैं, खास करके अभी जो ठंड का सीज़न आ रहा है तो इसमें ऊंचा बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी थोड़ा सा ऊंचा बना लेना चाहिए ताकि मैंने बेमौसम अगर बारिश हो तो उसमें पानी मतलब रुकने की संभावना बहुत कम हो। जी जी। और जो भी बीज हम मैंने फूलों की लेते हैं उसको लेने के बाद में हो सके तो नहीं जर्मिनेशन बने परीक्षण कर लेना चाहिए जी। 10-20 मैंने बीज की गिनती करके उसको भिगा करके पेपर में लपेट करके मैंने 3-4 दिन तक उसको रख दीजिए, तो उसमें क्या है ना अंकुरण फूटने लगता है, तो उससे हम गिनती करके इसका अंकुरण प्रतिशत पता कर लेते हैं। अन्यथा क्या होता है कि हम बाज़ार से बीज लाते हैं, डायरेक्ट मतलब नर्सरी बेड में लगा देते हैं, पता चला कि उसमें 30% 40% मतलब बने उसमें जर्मिनेशन प्रतिशत है, तो सीधा सीधा मतलब किसान भाई के लिए हानि होता है। जी। दूसरा बात ये है कि जब हम अच्छे से यानी उसको जो क्यारी नर्सरी के लिए बनाते हैं उसका अच्छा गुड़ाई भुरभुरा कर लेना चाहिए। और आजकल ट्राइकोडर्मा वगैरह मिलता है, क्योंकि ज़मीन में जो फंगस रहता है वो आगे चल करके क्या होता है जब छोटा छोटा हमारा नर्सरी का पौधा आता है उसके ऊपर अटैक करता है और वो डैमेज होता है, ख़राब होता है, तो सीधे सीधे हानि होती है। जी जी। और जहाँ तक हो सके कि जब यानी बीज को हम नर्सरी बेड में लगाते हैं, नर्सरी क्यारी में लगाते हैं, तो लाइन में लगाना चाहिए। अच्छा। उससे क्या होता है कि यानी एक लाइन पे एक यानी 10 सेंटीमीटर की दूरी की मैंने लाइन बना लेना चाहिए, और उसमें बीज को एक निश्चित दूरी तो उसमें मेंटेन करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बारीक बीज है तो उसमें रेत या फिर यानी वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ मिला करके उसके साथ गिराएंगे तो एक निश्चित दूरी मतलब यानी करीब करीब मेंटेन हो जाती है। अच्छा। दूसरा बात होता है कि यानी जब बीज यानी जैसे बहुत पतला बीज होता है, कभी कभी क्या करता है किसान जल्दी जल्दी में काफ़ी गहरा में बो देता है, तो उसमें भी जर्मिनेशन मतलब बने सही तरीके से निकलने में दिक्कत होता है। जी। और जब यानी लाइन में लगाते हैं उसके बाद में 1 से 1.5 इंच के आसपास लाइन बना लेना चाहिए। उसमें बीज को गिराने के बाद में अच्छा गोबर और मिट्टी का मिक्सचर बना के उसको ढक देना चाहिए। अच्छा। यदि अगर मान लो किसान भाई अगर मान लो कुछ इसको ढक दे, अभी जैसे ठंड आ रहा है तो उससे जल्दी मतलब अंकुरण फूटता है। अच्छा। और जल्दी निकल आती है, लेकिन इसमें वहाँ पे भी एक ध्यान देने योग्य बातें होती है, क्योंकि अगर किसान भाई अगर उसको मल्चिंग जिसको अपन मल्च बोलते हैं पैरा या किसी घास फूस से ढक देते हैं, जिससे कि ज़मीन के अंदर का जो तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है कि जल्दी अंकुरण होती है। लेकिन उसको अपने को जैसे मान लगाने बीज को लगाने के बाद ढक दिए, पानी दे रहे हैं, उसके बाद 1-2 दिन के बाद उसे थोड़ा सा खोल करके देखना चाहिए। अच्छा। जैसे अंकुरण फूटता है ना, तो उसके बाद वो मल्च जब अपन पैरा या किसी घास फूस से ढके थे उसको हटा देना चाहिए। और जहाँ तक उसके शाम के टाइम में हटाना चाहिए, जिससे कि रात भर ठंडकता मिले, उससे अंकुरण बहुत अच्छा होता है। अच्छा। दूसरी चीज़ एक मैंने प्रॉब्लम आती है अक्सर मतलब बने क्यारी में या नर्सरी तैयार करते हैं, तो जब देखते हैं अपन छोटा छोटा पौधा होता है तो उसके बाद में बीच बीच में गलने लगता है। अच्छा। वो डंपिंग ऐप कहलाता है, वो मैंने मृदा जनित मैंने जो फंगस है। अच्छा अच्छा। इसीलिए मैंने बोला कि जब बीज को जब लगाएंगे अपन ना, जहाँ तक हो सके कि फंजीसाइड से मतलब उसको उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे कि मतलब अगर मान लो बीज में अगर किसी प्रकार की यानी रोगजनक मतलब मैंने फंगस है तो वो उससे मैंने रोकथाम होगा। और साथ ही साथ अगर ज़मीन में भी अगर मैंने कुछ इस टाइप का मैंने पैथोजन या फिर रोगजनक मतलब है तो वो भी यानी कंट्रोल करता है। जी। अब बात आती है कि जब उगने के बाद में जब छोटे छोटे पौधा जब गलने लगता है तो उसमें पानी देना कम कर देना चाहिए। अच्छा। और जैसे बायोस्टिर हुआ या फिर मेनकोजेब हुआ या फिर आजकल साफ के नाम से आता है या रोडोमिल वगैरह, इस टाइप के
फंजीसाइड जो होता है जो उसको 1.5 ग्राम आसपास प्रति लीटर पानी के आधार पे घोल बना करके ड्रेंचिंग करना है, ना कि स्प्रे करना है। अच्छा। जो लाइन में ही सीधा सीधा मतलब अपने को ज़मीन में भिंगाना है जगह जी जी। उसके बाद में 1-2 दिन तक पानी देना बंद कीजिए, चेक हो जाएगा। बाकी में जो हमारा छोटा छोटा पौधा था वो डैमेज हो गया, उसको तो रिकूप नहीं करेगा, लेकिन जो बचा है हमारा जो पौधा है वो सुरक्षित रह जाएगा। जी। दूसरा मेथड जो बताया था मैं कि कटिंग के द्वारा पौधा बनाते हैं। जी जी। आजकल देखते हैं कि यानी गेंदा का बहुत सारे कटिंग के मैंने बहुत सरल तरीके से बनता है, और आजकल का कटिंग गेंदा का मतलब प्रचलन काफ़ी अच्छा हो रहा है और उसमें जल्दी भी होता है। उसमें उसका खास बात ये रहता है कि उसका जो यानी शुद्धता मेंटेन रहती है। जी जी। अपन जैसे बोलते हैं कि यानी बसंती गेंदा था, दूसरे बार लगाया तो उसमें कुछ और निकल गया तो वो क्रश हो जाता है अगर बीज से करते हैं तो। अच्छा। लेकिन यदि अगर हम मैंने जो देखते हैं खेत में जब जहाँ पे लगाए हैं वहाँ पे कि ये बहुत अच्छा फूल आ रहा है, तो उसी को मतलब मैंने अपन यानी कटिंग लेकर के मल्टीप्लाई करते रहते, बढ़ाते रहते हैं इस टाइप का। 1 बार 2 बार 3 बार लेते जाइए। उसके बाद में सीजन के लिए अभी जैसे सीजन के लिए बरसात में लगाए होंगे, अच्छे फूल आए होंगे, उसको उसी का कटिंग बना करके उसको बढ़ा करके उससे लेते हैं, तो उससे एक जैसे हम शुरू में देखे थे वही फूल उसमें आएगा। अच्छा। इसमें मतलब मैंने अपना मदर प्लांट के जैसे ही पौधा मैंने फूल आएगा उसमें। तो ये मतलब मैंने ये भी बहुत अच्छा सरल तरीका है। इसमें खास करके गेंदा की कटिंग के थ्रू बना रहे हैं आजकल, सेवंती का पौधा कटिंग से बनाते हैं, डहलिया का पौधा कटिंग से बनाते हैं। तो ये कटिंग से बनाने का जैसे खास करके सेवंती का थोड़ा टाइम अभी निकल जा रहा है और डहलिया का, गेंदा का तो अभी बन जाएगा। तो उसका बहुत सरल तरीका रहता है, आप अपने मदर प्लांट को अच्छा मतलब बने गोबर खाद या मने ऑर्गेनिक मने खाद दे करके अच्छा मने उसका प्रबंधन कर लीजिए। उसके बाद में जब एकदम स्वस्थ हेल्दी निकलेगा, ऊपर का भाग को 6-7 सेंटीमीटर को लेकर के उसको कटिंग को नीचे के पत्ती को मैंने रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और ऊपर का पतला छोटा पत्ती 2-3 रहता है उसको फिर आप उसको या तो रेत में लगाइए जी, या मैंने आजकल कोकोपीट भी आता है, लेकिन ये है कि उसमें रेत में जब लगाएंगे ना तो उसको भी मैंने फंगस वगैरह लगने का चांस रहता है, तो फंजीसाइड से उपचारित कर लेना चाहिए। अच्छा। तो सीधा घोल करके उसमें डाल दीजिए और हम कटिंग बनाएंगे उसको उस फिर एक गमला में या उसमें पानी में घोल बना के रखे रहेंगे फंजीसाइड को, उसी में डुबाते रहते हैं, उसको फिर लगा देते हैं। अच्छा। मुश्किल से करीब 10-15 दिन में उसमें से नया पत्ती आ जाता है। अच्छा। खासकर गेंदा में, और सेवंती में भी करीब 15-20 दिन में आना शुरू हो जाता है इस टाइप का। तो खास करके सेवंती अब थोड़ा ठंडी लग स्टार्ट हो गई है तो शायद जड़ आने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसका जुलाई लास्ट या अगस्त सितंबर में करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जी। तो ये दूसरा विधि जो बताया कटिंग के थ्रू, इसमें मतलब निश्चित है कि आपका जो फूल की शुद्धता जो मैंने अपने जो मदर प्लांट जिसको बोलते हैं वही गुण रहेगा। अच्छा। इसीलिए इसको अपन वेजिटेटिव यानी प्रोपोगेशन के थ्रू पौधा तैयार करते हैं। तो ये इसको कमर्शियली भी आजकल मैंने बहुत सारे मैंने बना के करते हैं, तो किसान भाई भी इसको बहुत सरल तरीका है। एक आध बार जैसे मैंने ट्रेनिंग वगैरह में होगा तो जैसे हमारे यहाँ होते रहता है तो उस समय हम आते हैं वो सिखाते हैं। तो ये मतलब नर्सरी प्रबंधन है। जी जी। लास्ट में नर्सरी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि यानी नर्सरी में बहुत पुराना पौधा नहीं होना चाहिए। अच्छा। करीब करीब मैंने 20-21 दिन में खास करके फूल की नर्सरी तैयार हो जाता है, उसी समय यानी उसमें से निकाल के लगाना चाहिए। जी जी। दूसरा तरीका आजकल प्रो ट्रे में तैयार कर रहे हैं, जिसमें यानी कोकोपीट के साथ वर्मी कंपोस्ट ये सब मिला करके, तो उसमें क्या है ना जड़ बहुत कम टूटता है और खेत में लगाते हैं तो उसमें मैंने बहुत अच्छा मैंने उसमें लग जाता है, 40% बहुत अच्छा रहता है। जी जी जी। सर, नर्सरी प्रबंधन तो आपने बहुत अच्छे से बहुत विस्तार से बताया। अब नर्सरी से जब पौधे खेत में शिफ्ट करें तो कैसी विधि अपनाना चाहिए कि किसान भाइयों को नुकसान ना हो और जितने पौधे आपने तैयार किए हैं वो अधिक से अधिक फसल दे पाएंगे? देखिए, जब नर्सरी में जैसे लगाने की अवस्था करीब हम लगाते हैं तो 15-20 दिन में हमारा पौधा तैयार हो जाता है, लगाने लायक हो जाता है। करीब करीब 7-8-10 सेंटीमीटर का मैंने 4-5 पत्ती हो जाती है। जी।
तो उस समय थोड़ा सा उसको उन्हें स्ट्रेस देना चाहिए, हार्डनिंग करना चाहिए, उन्हें पानी देना थोड़ा कम कर देना चाहिए ऐसे करके, अल्टरनेट डे देना चाहिए, 2 दिन में देना चाहिए थोड़ा सा। तो उससे जब हम वो जो नर्सरी जो क्या बेड से उखाड़ के जब हम मुख्य यानी खेत में लगाएंगे ना, तो वो उन्हें जो शॉक होता है उसको सहन कर सके। अच्छा। तो एक तो बने वाटर स्टेज थोड़ा सा देना चाहिए, इतना ज़्यादा मत रोक दे कि हमारा नर्सरी ही मतलब बने मुरझाने लग जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे भी खेत में लगा रहे हैं तो वहाँ खेत वहाँ का भी तैयार होना माने बहुत अच्छा तैयार खेत होना चाहिए, जिससे कि हम जो पौधा लगाएंगे उसका जो ज़मीन में जो रूट जोन में या जड़ क्षेत्र में उसका अच्छा माहौल मिले और ऊपर में भी अच्छा बने एटमॉस्फेयर मिले, जिससे कि पौधा अच्छे मतलब बने स्टेब्लिश हो सके जी। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक निश्चित दूरी पे लगाना चाहिए। अच्छा। उससे कई बार किसान क्या करता है कि अरे जल्दी जल्दी में मैंने लगा दिए, पास कहीं तिरछा लगा दिए, पास में लगा दिए, उससे बहुत सारे दिक्कत आती है। और लाइन में लगाते हैं तो क्या होता है, आपको दवाई छिड़कने में, सिंचाई करने में और निराई गुड़ाई करने में बहुत अच्छा सामने बनता है। और दूसरी चीज़ क्या है ना, हर पौधा के लिए एक अपने बढ़ने के लिए सूरज का प्रकाश, हवा जी, ये जैसे अपने को ज़रूरत पड़ती है वही चीज़ें हम पौधे के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। एक निश्चित दूरी पे रहता है तो क्या होता है कि हवा प्रॉपर मिलता है, सूरज का प्रकाश पत्ती में बहुत अच्छे से मिलता है, जिसके कारण पौधे के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसका बढ़वार भी बहुत अच्छा आता है और फूल भी बहुत अच्छा आता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब हम नर्सरी से पौधे को काटते, जहाँ तक हो सके कि अभी जैसे मैंने बाहर में तापमान थोड़ा दिन में थोड़ा तेज़ रहता है तो शाम के समय लगाना चाहिए। अच्छा। जैसे मैंने 3 बजे के बाद 4 बजे ऐसे करके आप खेत को तैयार कर लीजिए, लाइन में बढ़िया से गड्ढा खोद दीजिए। और बेहतर ये होगा कि अगर जहाँ गोबर खाद या फिर यानी रासायनिक खाद जो भी देना है वो दे दीजिए, उसके उससे पहले पानी थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। जी जी। उसके बाद में 4 बजे आसपास से उसमें लगाना शुरू करिए। इससे क्या होता है कि 4 बजे आसपास लगाएंगे तो इधर मैंने सूरज धीरे धीरे डूब जाता है और रात में करीब करीब 8-9 घंटा ठंडकता मिल जाता है। तब तक बने पौधा अपने जड़ के मतलब काम करना शुरू हो जाता है और पौधा अपने स्टेब्लिश हो जाता है। जी जी जी। और जहाँ तक हो सके कि दूसरे दिन अगर मान ले होगा कि यानी ऐसे मैंने हज़ारे से पानी दे सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बड़ा एरिया में जब किसान करेगा तो हज़ारे से पानी देना संभव नहीं होगा जी। तो इसलिए मैंने या तो फ्लड से देता है या फिर ड्रिप सिस्टम है तो और अत्युत्तम है। जी जी जी। यदि अगर मल्चिंग करके रखा है तो और अच्छा बात है। उसमें क्या है ना, मैंने मल्चिंग करके करने से क्या कहते हैं नमी बनी रहती है, घास मतलब कम होता है जी, और पौधे के लिए अच्छा वातावरण मिलता है, तो इसके कारण मैंने पौधे का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। जी सर, जल के अलावा पौधों के लिए एक पोषक तत्व प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो खाद कब कितनी डालें कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो? देखिए मैंने ये तो जहाँ तक हो सके, अगर मान लो आजकल ने मिट्टी परीक्षण का बहुत अच्छा है कि अगर मान लो किसान भाई अगर मान लो बड़ा एरिया में कर रहे हैं तो थोड़ा सा मिट्टी परीक्षण कराने में बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं आते हैं। आजकल हमारे यहाँ मैंने मिट्टी परीक्षण का किसान खुद कर सकता है कि हमारी मिट्टी में जो हमारे साथी का फ़ोन है, सुन लीजिए। हेलो 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 हेलो, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप अपनी बात जारी रखें। हाँ, तो जैसे मैंने पोषक तत्व के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, तो क्या होता है कि यदि किसान भाई अगर मिट्टी परीक्षण कर ले तो उससे उनको पता चल जाएगा कि हमारे यानी मिट्टी में मतलब उपजाऊपन तक कितना है ना। उसी के आधार पे अगर मान लो यानी पोषक तत्व के प्रबंध करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। और अलग अलग बने फूलों की खेती के लिए जो जैसे मान लो कई जैसे हमारे यहाँ या फिर यानी कई जगह मतलब मैंने परीक्षण हुए हैं जैसे कहीं पे 150 ग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है और उसके 75 ग्राम मैंने या 75 से 80 ग्राम सुपर फास्फेट की ज़रूरत पड़ती है, 50-60 ग्राम मतलब केजी की पर हेक्टेयर की बात बता रहा हूँ, केजी है ना, उसी टाइप पोटास की ज़रूरत पड़ती है। तो बेहतर ये होगा कि अगर मान लो आपके पास आजकल यानी शासन भी बहुत अच्छा ये कर रहा है कि ये जो नरवा गुरुआ में इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, यदि किसान भाई ठीक है रासायनिक खाद का उपयोग करें, लेकिन बेहतर ये होगा कि यदि मैंने ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे गोबर की खाद हुआ या वर्मी कंपोस्ट हुआ, इसका उपयोग करें तो बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या होता है कि ज़मीन की जो अपन भौतिक दशा जो बोलते हैं उसमें बहुत अच्छा सुधार होता है। उसमें क्या होता है, एक मैंने
ज़मीन में जो छिद्र अवकाश बोलते हैं, जिसे पोर स्पेस हम लोग बोलते जी हैं, जी वो प्रॉपर बनता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज में मतलब मैंने सुधार होता है, और जिससे कि पौधे के लिए बढ़ने के लिए जड़ को मैंने अच्छा जगह मिलता है, उतना ही अच्छा मतलब जल धारण क्षमता होती है और जल निकास के भी अच्छा प्रबंध होता है। तो ये है कि अलग अलग फूल के लिए अलग अलग मतलब मैंने मिट्टी के परीक्षण के आधार पे मैंने किसान भाई अगर 150 से 200 kg पर हेक्टेयर में नाइट्रोजन डाल के मेंटेन कर सकता है। और गोबर खाद तो यानी जैसे मान लो जैसे 1 हेक्टेयर में हम लोग बोलते हैं कि कम से कम मैंने 10 से 20 टन तक मतलब मिट्टी की उर्वरता को देख करके उसमें अगर मान लो उपयोग करें तो बहुत अच्छा होता है। जी जी सर, चूँकि फूलों के पौधे बहुत नाजुक होते हैं, इनके स्टेम थोड़ा कमज़ोर होते हैं, इसलिए पौधे गिरने की समस्या बहुत होती है। इससे किस तरह से बचाया जाए? हाँ, यदि अगर छोटे एरिया में है तो अपन बांस के स्टिक बना खूंटी बना करके उसके बाद में 1 बार या 2 बार उसमें मैंने ये जो बोरे वाले रस्सी से या मैंने इस टाइप का 2 जगह मतलब बांध देते हैं। बांधते समय ध्यान ये देना चाहिए कि एकदम टाइट नहीं बांधना है ना, तो ताकि मतलब मैंने ज़मीन से जो पोषक तत्व ले रहा है या नमी ले रहा है वो उसमें ऑब्स्टेकल ना हो उस टाइप का। और यदि अगर दूसरा चीज़ ये होता है कि जब हम पौधे लगाते हैं उसके बाद में पहला गुड़ाई तो हम नॉर्मल करेंगे जी, उसके दूसरी जब गुड़ाई करेंगे, जैसे मान लो पहले गुड़ाई को 15-20 दिन में कर देते हैं जी, उसी समय मतलब पहला खाद का डोज या वो दे देते हैं। उसके बाद में 25-30-35 दिन हो जाता है तो उस समय दूसरा गुड़ाई करते हैं, तो उसी समय मिट्टी चढ़ाना चाहिए। अच्छा, उससे क्या होता है कि जड़ जो ने वो रहता है ना अच्छा पकड़ रहता है जी जी, और उस मैंने मिट्टी कम से कम मैंने जैसे जैसे पौधा बढ़ता है उसमें 4-6 इंच मैंने ऐसे मिट्टी चढ़ा देते हैं, तो उससे क्या है एक तो पौधे के लिए मैंने सहारा मिल जाता है और पौधे मजबूत हो जाते हैं। और सर आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Thank you.